Question number 48. If the sum of the two-digit numbers AB and CD, if the sum of the two digits number AB and CD is the three-digit number 1CE, देखो AB plus CD is 1CE, right? Where the letters A, B, C, D, E denote distinct digits, then what is the value of A? A का वैल्यू निकालना है हमें, और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी. नो सी, हमें बस A का वैल्यू निकालना है. वी डोंट नीड एनी अदर डिजिट हियर और एनी अदर वैल्यू. B, C, D, E का वैल्यू नहीं चाहिए, बस A का वैल्यू चाहिए. नो हियर कम्स आवर ऑब्जर्वेशन. व्हाट ऑब्जर्वेशन? लुक एट दीज नंबर्स. A में C ऐड किया तो आई एम गेटिंग C अगेन, राइट? और यहाँ पे 1 भी आ रहा है, मतलब ये दो सिंगल डिजिट को ऐड किया तो मुझे एक 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, राइट? मतलब अगर 8 + 7 रहता है तो हमें 15 मिलता है, राइट? बट यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 7 नहीं आया. हमें C इधर भी है और हमें C इधर भी चाहिए. सो व्हेन कैन, अगर मुझे 7 ही चाहिए तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, राइट? 7 + 0 7 आ जाएगा, लेकिन आगे कोई डिजिट नहीं आएगा. मतलब यहां पे 0 नहीं ले सकते ए पे, बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर है. इट कैन नॉट बी 0. सो व्हाट टू डू? इसका मतलब ये है कि बी और डी को ऐड करने के बाद इधर एक कैरी आ गया. इसका मतलब ये यहां पे एक कैरी आ गया और कैरी ए और सी को ऐड किया है तो फिर सी आ रहा है. मतलब एक की जगह ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, लेकिन ए का वैल्यू एक ऐड करने के बाद 10 हो सकता है, राइट? देखो 10 + 7 कर दिया तो 17 आता है. मतलब ये 7 और ये 7 सेम है. सिमिलरली ए में अगर 1 ऐड कर दिया तो 10 हो गया, तो 10 में सी ऐड कर दिया तो आंसर विल गेट सी हियर. फॉर दैट ए मस्ट बी 9. ए मस्ट बी 9, क्योंकि देखो 9 + 3 है, ठीक है? इधर कुछ डिजिट्स है, यहां से एक कैरी आ गए तो 9 + 1 10 हो जाएगा और 10 + 3 13. सो वी गॉट 3 हियर, वी गॉट 3 हियर. सिमिलरली इफ वी वांट C here and C here also, then there must be one carry here and A का वैल्यू must be 9. Other than 9 we cannot take any value for A, right? So that is why A must be 9. Somebody will say कि अगर कैरी 2 आ गया तो, राइट? बट कैरी कैन नॉट बी 2 बिकॉज B और D को अगर हम ऐड कर रहे हैं, सो एनी B का वैल्यू 9 भी होगा, सबसे बड़ा वाला डिजिट. D का वैल्यू 8 भी हो गया, तो 9 + 8 17. वी कैन नॉट हैव कैरी 2, वी विल हैव कैरी ओनली 1. दैट इज व्हाई A का वैल्यू मस्ट बी 9. अदर देन 9 वी कैन नॉट हैव एनी अदर वैल्यू फॉर A. सो आंसर विल बी 9. Option number A. Look at the nature of the questions. It is very very basic. Addition पे question है. How we add? We add so mechanically that we don't understand these things. कि when a certain number, suppose I'll take one example. Excuse me. Okay. I'll take one example. मतलब ये same वाला example. अगर suppose ये 4 है, this is 8, this is 9, this is 7. So if this is the addition, so 8 + 4 will be 12, carry will be 1, 9 + 1 10 + 7 17. So this is the same example and they are saying कि यहाँ पे जो डिजिट है यहाँ भी सेम डिजिट आना चाहिए. फॉर दैट दिस डिजिट मस्ट बी 9, अदर देन 9 इट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई A का वैल्यू 9 आ गया. करेक्ट? So moving forward, question number 49. 3 numbers x, y, z are selected from the set of the first 7 natural numbers such that x is greater than 2y and which is greater than 3z. How many such distinct triplets of x, y, z are possible? देखो 3 numbers x, y, z are selected from the set of first 7 natural numbers. What are first 7 natural numbers?
1 2 3 4 5 6 7 और हमें इसमें से तीन तीन नंबर ऐसे चूज करने हैं विच विल फॉलो दिस रूल दैट x इज ग्रेटर देन 2y which is greater than 3z. So how many triplets we can form? Just let's check. So x must be a bigger number, correct? So let's take x as 7, right? 7. Now this number must be greater than 2y. So दूसरा ऐसा नंबर लेना होगा जिसका डबल भी किया तो उससे x बड़ा है, right? So we can take 3 here because 3 का डबल किया तो 6 हो जाएगा, फिर भी उससे ये बड़ा है, right? Which is greater than 3z. So यहाँ पे मैं 2 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता क्योंकि 3z क्या मतलब इसका ट्रिपल किया तो 6 हो जाएगा, which is greater than this number. So this will not follow. So I can take 1 here. So 731 is one such triplet which follows the given rule, right? So similarly, I can take 6 here. Right? So 6, 3, can I take 3? No, I can take 2 here. And I can take 1 here. So this follows the same rule. Similarly, 7, 2, 1 and 5, 2, 1. These are the 4 triplets which follows the given rule. अब कोई भी ले लो और चेक करो, देखो x के लिए 7 है, so 7 is should be greater than 2y, that is 2 into 2 4, which is again greater than 3z, that is 3 into 1 is 3, so it follows. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 732, whether this follows the given rule or not. So x is 7, it should be greater than 2y, that is 3 into 2 6, yes, and it should be greater than 3z, that is 3 into 2 6. No, it doesn't follow because these two numbers are same, so it doesn't follow our given rule. So there are only 4 such triplets. Option number D is correct. Option number D is correct. The total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples is equal to twice the total cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples. Then consider the following statements. Read the question. It is a little lengthy question. See, the total cost of 4 oranges, right? The total cost of 4 oranges plus 6 mangoes and 8 apples is equal to twice the total cost of 1 orange plus 2 mangoes and 5 apples right? So consider the following statements. First statement is the total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 9 apples is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples. देखते हैं। अब देखो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, सो ब्रैकेट में रहेगा 2 ऑरेंजेस 3 मैंगोस प्लस 4 एप्पल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ऑरेंज 2 मैंगोस 5 एप्पल्स। ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो 2 ऑरेंजेस प्लस 3 मैंगोस प्लस 4 एप्पल इज इक्वल टू 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोस प्लस 5 एप्पल्स, राइट? अब देखो ये जो पहला वाला है 4 ऑरेंज 6 मैंगोज 8 एप्पल्स, इसका ये क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि मैंने 2 निकाल दिया है, सो दिस पार्ट इज हाफ। इक्वली दिस पार्ट विल बी हाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये इक्वल साइन है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, करेक्ट? सो ये जो पार्ट है इसका ये हाफ हो सकता है और ये भी हाफ हो सकता है, सो इन दोनों का अगर मैंने मिला लिया तो देखो क्या होता है,
2 oranges plus 1 orange, it will become 3 orange. 3 mango plus 2 mango, 5 mango. And 4 apple plus 5 apple, 9 apple. Right? और ये पहला जो पार्ट है इसका, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो इन दोनों को अगर मैंने मिला लिया तो दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स. एंड दिस इज एग्जैक्टली आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. This is exactly our first statement. Look at the first statement. The total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 9 apples is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples. Right? So we could prove that first statement is correct. We could prove that first statement is absolutely correct. Now look at the second statement. The total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 apple. Which of the statement is correct? अब देखो, ये पार्ट देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है. यहाँ पे 2 ऑरेंज है. ऑरेंज और मैंगो में एक साइड लेता हूं. सो 2 ऑरेंज माइनस 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज माइनस 1 ऑरेंज प्लस 3 मैंगो माइनस 2 मैंगो, 3 मैंगो माइनस 2 मैंगो इज इक्वल टू, यहां पे 5 एप्पल है और लेफ्ट का 4 एप्पल में लेता हूं. 4 एप्पल, 2 ऑरेंज में से एक ऑरेंज गया, एक ही ऑरेंज बचा. 3 मैंगो में से 2 मैंगो गए, एक ही मैंगो बचा. 5 एप्पल में से 4 एप्पल गए, एक ही एप्पल. मतलब एक ऑरेंज का कॉस्ट प्लस एक मैंगो का कॉस्ट इज इक्वल टू एक एप्पल का कॉस्ट, विच इज एग्जैक्टली द सेकंड स्टेटमेंट. द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल. सो बोथ द स्टेटमेंट आर absolutely correct. So what will be the answer? Both 1 and 2. Which of the above statements are correct? Pay attention to the question. Sometimes they will ask which of the above statements are incorrect. So you must pay the attention and solve the question accordingly. Right? Question number 54. 32 to the power 5. Again, surds and indices wala. 32 to the power 5 plus 2 to the power 27. This number is divisible by which number? ऐसा पूछा है. This number is divisible by which number? Now let's see. 32 is again, we can write it in the term of 2 का power. 32 is always 2 का power 5. 2 into 2 into 2 5 times किया तो 32 मिलता है. उसका power 5 है plus 2 to the power 27. So it becomes ultimately 2 to the power 25 plus 2 to the power 27. 2 to the power 25 अगर कॉमन निकाल दिया तो बीच रहेगा इधर 2 प्लस यहाँ पे रहेगा 2 का स्क्वायर. So 2 to the power 25, 1 plus 4, so 2 to the power 25 into 5. Right? अब देखो यहाँ पे 5 है, इसमें 2 है बहुत सारे. So 5 into 2. So unit place is going to be 0. So this number must be divisible by 10 only, right? This number is going to be divisible by 10. So option number C is correct. Question 55. Let P and Q be positive integers satisfying P less than Q and P plus Q is equal to K. Let P and Q is, yes, let P and Q be positive integers satisfying P is less than Q and P plus Q is equal to K. What is the smallest value of K that does not determine P and Q uniquely? What is the smallest value of K that does not determine, that does not determine P and Q uniquely? Now see, P plus Q is equal to K and P and Q be positive integers. So P and Q will be 1, 2, 3, 4, 5, etc. Right? Now just tell me, और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि P is less than Q. हमें K का ऐसा मिनिमम वैल्यू ढूंढना है which does not uniquely define P and Q. मतलब उससे हमें P और Q के वैल्यूज नहीं पता चल सकते. नाउ सी, K का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि
then one has to be 1, one has to be 0. But P and Q are positive integers, so 0 तो नहीं हो सकता. So 1 is not possible. Can K be 2? Then P and Q will be 1 plus 1. Right? But इससे तो हमें P और Q की वैल्यूज पता चल रही है, हमें P और Q की वैल्यूज पता नहीं चलना चाहिए. Can K be 3? 3 सम कैसे आ सकता है? 1 plus 2. Then we'll know that P is 1 because P is less than Q. So Q का वैल्यू 2 होगा, P का 1 होगा. Then also we can determine can K be 4? अब देखो 4 अगर हो तो 4 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 plus 3 है और 2 plus 2 है. राइट? पर 2 plus 2 तो नहीं हो सकते. Why? Because P is less than Q. So same तो नहीं हो सकते. So here also we can determine P और Q का वैल्यू. हमें P और Q का वैल्यू पता नहीं चलना चाहिए. That is why K must be 5. So, क्योंकि 5 के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है? P could be 1, Q could be 4, P could be 2, Q could be 3. राइट? ये दो पॉसिबिलिटीज है. मतलब यहाँ पे एम्बिग्विटी आती है. We cannot directly say that P का ये वैल्यू और Q का ये वैल्यू. That is why K must be 5. The smallest value of K should be 5 so that we don't know the values of P and Q. A person walks 100 meters straight from his house. A person walks 100 meters straight from his house. 100 meters straight from his house. They haven't said कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. A person walks 100 meters from his house. Turns left and walks 100 meters. Turns left. So his left side will be this. Again 100 meters there. And walks 100 meters. Sorry. Again turns left and walks 300 meters. Yes. Again walks 300 meters. So he'll be here. Yes. And then turns right and walks 100 meters to reach his office. Turns right. यहाँ पे इसका ऑफिस है 100 मीटर. In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly in the नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? मतलब ये ऑफिस का एक्चुअल डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. तो इनिशियली वो कौन से डायरेक्शन में मूव किया था? सो इफ यू आर डूइंग इट ऑन पेपर यू कैन मूव द पेपर. इफ दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. राइट? अगर हम ऐसा टर्न कर दे इसको, इफ दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सो इनिशियल डायरेक्शन विल बी साउथ. सो इनिशियल डायरेक्शन विल बी साउथ डायरेक्शन. राइट? ये पेपर को मूव किया तो भी पता चलेगा. सो आंसर विल बी साउथ. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 57. अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड. अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, देन टर्न्स लेफ्ट. अब देखो वेस्टवर्ड जा रहा है और लेफ्ट जाता है, मतलब नीचे जाएगा. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर. ही देन टेक्स 225 डिग्री. मिसप्रिंट हो गया. इट इज 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब देखो क्लॉकवाइज में अगर जा रहे हो 225 डिग्री, मतलब अगर यहां तक गया तो 180 होगा, फिर और 45 डिग्री जाएगा आगे. सो दैट इज दिस डायरेक्शन. सो दिस एंगल विल बी 225 डिग्री. इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? अब ये वाला फाइनल वाला डायरेक्शन कौन सा होगा फिर? नॉर्थ ईस्ट. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट. बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. बस आपको एंगल क्लॉकवाइज इसका ध्यान रखना है. कितना एंगल गया, कितना कौन से डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं था. 58. क्वेश्चन नंबर 58. अब यहां से ज्यादातर तो थोड़े क्रिटिकल रीजनिंग या फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन शुरू हो गए.
Read the question. A statement is given followed by two conclusions, numbered 1 and 2. Consider the statement and the conclusions. Statement says India is the world's largest producer of milk. India is the world's largest producer of milk. और उस पे बेस्ड कंक्लूजन दिए कुछ. फर्स्ट कंक्लूजन इज इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क. एंड सेकंड कंक्लूजन सेज इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क. Which of the following is correct? Now देखो, conclusion should be firm, conclusion should be consolidated, valid, right, based on the given information. The information we know is just that India is the world's largest producer of milk, but being a largest producer doesn't mean that India is the largest exporter also, right? Being the largest producer doesn't prove India to be the largest exporter. So first conclusion is wrong. Also, second conclusion says India does not import milk. We don't know because the given statement doesn't prove that we don't import the milk. That is why both the statement are wrong, or both the conclusions don't follow. So neither conclusion 1, neither conclusion 2 follows. Yes. So option number D is correct. Question 59. A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the questions and the statements. Now this is a data sufficiency. Question is what are the values of m and n where m and n are natural numbers. देख रहे हो नंबर सिस्टम्स पे कितने क्वेश्चंस आ रहे, राइट? सो दो स्टेटमेंट दिए, हमें पता करना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n based on the given statements. So first statement says m plus n is greater than m into n, and m is greater than n. Now just check first statement. M plus n is greater than m into n. Let's take and m is greater than. So m का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया और n का वैल्यू अगर 1 लिया, so it should be greater than this. So 2 plus 1 is 3, 3 is greater than 2. Then it proves. But we can find out multiple values कि 3 plus 1 is greater than 3 into 1, 4 plus 1 is greater than 4 into 1. So ऐसे number of values we can find. So ऐसे question में हमें unique answer चाहिए होता है. If we don't get unique answer, then that information is not sufficient to solve the given problem. Now let's check second statement. The product of m and n is 24. अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही चेक किया तो 24 प्रोडक्ट है. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस देयर आल्सो कि 6 into 4 है, 12 into 2 है, 3 into 8 है. इसमें से कौन सा, मतलब कंसिडरिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट आल्सो वी कैन नॉट गेट यूनिक आंसर, बट इफ वी कंबाइन दिस टू स्टेटमेंट्स देन वी कैन गेट यूनिक आंसर. हाउ? देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट का कंडीशन क्या है कि m plus n should be greater than m into n. एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ m and n is 24. सो प्रोडक्ट ऑफ m and n is 24. So it can be 24 into 1 also, right? सेकंड स्टेटमेंट से. और फर्स्ट स्टेटमेंट भी वहां से चेक हो सकता है क्योंकि 24 plus 1 is greater than 24 into 1. That is 25 is greater than 24. So अगर मैंने m का वैल्यू 24 लिया और n का वैल्यू 1 लिया, so I can fulfill both the statements. So to solve this problem, both the statements are required. देखो ऑप्शन नंबर C में क्या बता रहे हैं. The question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using either statement alone. सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज करके हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? क्वेश्चन 60 अगेन डेटा सफिशिएंसी. सेम एक क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर? और स्टेटमेंट है द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट्स. सिर्फ इससे हम नहीं सॉल्व कर सकते एक ही स्टेटमेंट से. और स्टेटमेंट 2 बोलता है कि द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट्स पर सेकंड. अब ट्रांसफर रेट पता चला, बट ओनली सेकंड स्टेटमेंट भी इनफ नहीं है, लेकिन दोनों मिला के हम ये सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें साइज बताता है 12 मेगाबाइट, दैट इज 12,000 किलोबाइट्स.
और सेकंड स्टेटमेंट बताता है कि 2.4 किलोबाइट पर सेकंड डाउनलोड करता है। तो टाइम हम यहां से निकाल सकते हैं, अगर पॉइंट निकाल दिया तो एक जीरो आएगा, 25, सो 5000 सेकंड्स लगेंगे ये आंसर, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में। ऐसे क्वेश्चन में आंसर निकालना जरूरी नहीं है, जस्ट टू नो कि ये आंसर हम निकाल सकते हैं क्या, यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट देखने के बाद अगर तुम्हें लगा कि यस वी नीड बोथ द स्टेटमेंट, देन जस्ट click the answer or just write down the answer. That is, the question can be answered by using both the statement but not alone, not individual statement. Yes, question number 64, same data sufficiency. Question is, what are the unique values of x and y where x, y are distinct natural numbers, right? Question number 64, what are the unique values of x and y where x, y are distinct natural numbers? उसमें स्टेटमेंट दिया है कि पहला x डिवाइडेड बाय y इज ऑड, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है x इंटू y इज इक्वल टू 12। अब x इंटू y इज इक्वल टू 12, इसके क्या क्या ऑप्शंस है? देखो, व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x, y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स बोला है। x इंटू y 12 का क्या आएगा? 12 इंटू 1 आएगा, 6 इंटू 2 आएगा, 4 इंटू 3 आएगा, राइट। सो मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि x डिवाइडेड बाय y इज ऑड, x को अगर y से डिवाइड किया तो ऑड नंबर मिलना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 6/2 गिव्स अस odd number. So here also we need both the statements to solve the problem and get the unique answer. We need both the statements. Question number 65. A question given, same question है कि who received the least amount? ये question solve करना है, और स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है। नाउ सी, हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। x received 4/5 of what y and z received. x received 4/5 of what y and z received, right? And statement second है y received 2/7 of what x and z received, right? So हमें डिसाइड करना है कि किसको लीस्ट अमाउंट मिले, हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। सो एक काम करते हैं, y की वैल्यू x में रखते हैं, x की वैल्यू y में रखते हैं, क्या होता है देखते हैं। सो x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y की वैल्यू x में लिखते हैं, y की वैल्यू क्या है 2/7x प्लस 2/7z प्लस z। सो x becomes ओके, x का ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 5 7 जा 35 x प्लस ये z का एडिशन होगा, ये z का एडिशन होगा 7 1 जा 7 9/7 z, राइट। सो x एक साइड में लेते हैं, तो ये माइनस अगर हो गया तो 35 में से 8 चले जाएंगे, तो इट विल बी 27/35x, इट इज इक्वल टू 9/7z, राइट। ये होगा 9 9 3 जा 27 7 5 जा, सो 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू z, that means 3x is equal to 5z। मतलब x को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो z को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, that means x is greater than z। x और z का रिलेशन हमें पता चला। सिमिलरली y और z का भी हमें पता करना है। अब ये कैसे पता करें? सिमिलरली x का वैल्यू यहां पे रखते हैं, सो y becomes 2/7, x का वैल्यू रखते हैं 4/5y प्लस 4/5z प्लस z, राइट। ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे भी हमें पता चलेगा कि
z is greater than y. टेक इट एज अ होमवर्क. यहाँ पे थोड़ा स्पेस का भी इशू है, लेकिन ये अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट z is greater than y. So final answer will be x is greater than z and z is greater than y. So least amount received by y. But इसका मतलब ये है कि देखो एग्जाम में आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू सॉल्व दिस बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशियंसी. दे डोंट वांट एनी आंसर. ऑप्शन देखो, बस स्टेटमेंट देख के तुम्हें अगर लगा कि दिस इज सॉल्वेबल, देन यू कैन डायरेक्टली राइट दैट ऑप्शन नंबर सी, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी. सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Question number 66. A question given followed by two statements. Same. Question is, if the average marks in a class are 60, then what is the number of students in the class? The highest marks in the class are 70 and the lowest mark are 50. ठीक है, कुछ X amount of students है, हमें पता नहीं, लेकिन हाईएस्ट 70 बोल रहे हैं और लोएस्ट 50 बोल रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हम कुछ निकाल नहीं सकते. सेकंड स्टेटमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज. नाउ सी कि एक्स अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से 2 स्टूडेंट निकाल भी दिए तो भी हमें वो बोल रहे कि इट इज नॉट, इट डजंट चेंज द एवरेज. एक्चुअली अगर एवरेज चेंज होता ना तो हमें ये यूजफुल होता, लेकिन एवरेज ही चेंज नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो इन दिस केस वी कैन नॉट फाइंड द फाइनल आंसर. दैट इज व्हाई द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट. दिस शुड बी योर आंसर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 67, सेम क्वेश्चन. व्हाट आर दोज 3 नंबर्स? ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ दे. अ क्वेश्चन इज गिवन followed by 2 statements 1 and 2. Consider the question and the statement. There are 3 distinct prime numbers whose sum is a prime number. There are 3 distinct prime numbers whose sum is a prime number. What are those 3 numbers? Now देखो, ऐसे 3 प्राइम नंबर हमें चाहिए कि जिसकी सम भी प्राइम नंबर. Statement 1 says their sum is less than 23. Their sum is less than 23. अब चेक करते हैं. 2 + 5 + 7, 7 × 5 = 12 + 2 = 14. बट इट इज नॉट अ प्राइम. हमें सम भी प्राइम नंबर चाहिए, राइट? तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. सपोज 3, 5 + 11 कितना आएगा? 19. सो तीनों प्राइम नंबर है, उनका सम भी प्राइम नंबर आ गया और द सम इज लेस देन 23. सो ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड एंड वी आर गेटिंग यूनिक आंसर. We are getting unique answer. So this question can be solved only one statement also. So this statement can be solved only one statement. So your answer must be, the question can be answered by using one of the statements alone, but cannot be answered using the other statement alone. अब पहले स्टेटमेंट से तो सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट से भी होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा. सो वन ऑफ द नंबर्स इज 5 बोल रहे हैं. अब यहाँ पे तो 5 है, लेकिन अदर भी कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी ना. सपोज 5 + 7 + 11, 18 + 5 = 23. Yes, it is fulfilling our condition. 5 + 11 + 13, 29. Yes, it is also fulfilling our condition. और ये ऊपर वाला भी 3 + 5 + 11 is equal to. So we are not getting any unique answer. We are getting multiple answer. That is why second statement is not enough to solve this question. Only statement 1 is correct. So option number A is correct here. Yes, 69. A question is given followed by 2 statements 1 and 2. Consider the question and the statements. A person buys 3 articles. A person buys 3 articles P, Q and R for ₹50. The price of article Q is 16, which is the least. C. Consider the following question and the statement. A person buys 3 articles P, Q, R. ठीक है, और उनका एडिशन ₹50 है, राइट? द प्राइस ऑफ द आर्टिकल Q इज 16. Q का वैल्यू 16 है, विच इज द लीस्ट. मतलब बाकी 2 जो वैल्यूज है वो 16 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल P. P का हमें वैल्यू निकालना है. उसमें स्टेटमेंट 1 है
द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R. P का कॉस्ट R से ज्यादा नहीं है, मतलब P का एक तो कम है R से या फिर बराबर है, राइट? लेकिन इससे हम बता नहीं सकते कि P का वैल्यू क्या आएगा. स्टेटमेंट 2 सेज द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P. अब देखो, P का वैल्यू R से ज्यादा नहीं है और R का वैल्यू P से भी ज्यादा नहीं. इसका मतलब है कि P और R सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स P एंड R हैव सेम वैल्यू. अब Q का वैल्यू 16 है, टोटल 50 है, मतलब बचे कितने? 34. सो P मस्ट बी 17, R मस्ट बी 17. सो एडिशन करो, आ गया 50, राइट? सो P का वैल्यू R का वैल्यू सेम है. ये इन्होंने दो स्टेटमेंट में से बताया. दे हैव टोल्ड अस through these two statements. So both these statements are required to solve this question, right? Only single statement से हम ये नहीं solve कर सकते. So these are the interesting types of questions which actually looks lengthy but are very easy in nature. And the amount of weightage given to such type of questions are more. 60 से लेके हम वही question solve करते आ रहे. So question number 70. Consider the question and statements. P, Q, R and S appeared in a test. P, Q, R and S appeared. Has P scored more marks than Q? ये हमें yes या no आंसर आता है कि देखना है कि P ने Q से ज्यादा स्कोर किया है कि नहीं. This is the only question. Now statement 1 says the sum of the marks scored by P and Q ने जितना स्कोर किया है is equal to the sum of marks scored by R and S, right? Sum of marks scored by P and Q are equal to sum of marks scored by R and S. Second statement says the sum of marks scored by P and S is more than the sum of marks scored by Q and R, right? अब देखो दो स्टेटमेंट है, एक में इक्वेलिटी है, एक में ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन वाला साइन है, राइट? अब देखो Q लेफ्ट साइड से राइट साइड में गया है और S राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया, और वैसा होने से ये ग्रेटर वाला साइन है. एंड वी हैव टू प्रूव कि P ने Q से ज्यादा स्कोर किया है कि नहीं. अब लग सकता है क्योंकि साइन तो चेंज हो गया Q का इधर जाने से, लेकिन यस राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गए, उसका वैल्यू ज्यादा हो सकता है, राइट? यस कुड बी ग्रेटर इन वैल्यू. फॉर एग्जांपल सपोज Q को 10 मार्क्स मिले और P को 8 मार्क्स मिले, 18 हो गया. और सपोज S को 13 मार्क्स है और R को 5 मार्क्स है, करेक्ट? नाउ व्हेन S कम्स हियर, S is 13, P is 8 and Q comes to the right, 10, 5. So 10 plus 5 is 15 and 13 plus 8 is 21. But that doesn't prove कि P ने Q से ज्यादा मार्क की. The relation could be between S and Q also, कि S बहुत ज्यादा हो सकता है. So using both the statements, we are not able to solve this question. So option number D is correct.